में बने हुए हैं और आज एक मरतबा फिर 5वें चरण के मतदान को लेकर के सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये मतदान होगा और मतदान को लेकर के पुख्ता तैयारियां की गई हैं और आज वकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा द्वारा की गई। तो दोस्तों, अगर टोटल मतदान की बात, वोटर्स की बात करें तो कल 8,27,000 के करीब मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और आपको बता दें, टोटल 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें 17 ताल्लुक रखती हैं कश्मीर से और 20 ताल्लुक रखती हैं जम्मू से। अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो 299 कैंडिडेट जो है टोटल हैं, जिनका भाग्य कल बैलेट बॉक्सेस में बंद होगा और साथ ही साथ इसमें से 70 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। 1190 मतदान केंद्र बनाया गया है, यानी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि पहले 4 चरणों में इलेक्शन कमीशन कहें या उसको बड़ी कामयाबी मिली है। 50% से ज़्यादा पिछले 2 बार यानी 3 और 4 जो चरण थे उनमें मतदान हुआ है। इस बार भी मतदान ज़्यादा होने की उम्मीद है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एक बात और है कि कल मौसम में अंगड़ाई लिया, आज से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम का कोई असर ना पड़े इसको लेकर के चिंता है। लेकिन अब बताते हैं इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने क्या कहा। पाखिरपुरा और रतसुन, बांडीपुरा में 1, आर्यन, शोपियां में 2, हरमेन 1 और हरमेन 2 और गांदरबल में 2 हैं, बकूरा 1 और बकूरा 2। जम्मू में वैसे ही जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, इसमें किश्तवाड़ में 2 हैं, पलमार और थकराई, डोडा में 3 हैं, गुंदना, कहारा और थाथरी, रामबन में बटोत है कल 1, रियासी में 2 हैं, अरनास और बोमाग, उधमपुर में भी 2 हैं, खून और मजालता, कठुआ में 2 हैं, मरहीन और गुजरू नगरोटा, सांबा में 2 हैं, नड और रामगढ़ बी, जम्मू में 2 हैं, मंडल पलाइयाँ और मीरा साहब, रजौरी में 2 हैं, कालाकोट और डांगरी, और पुंछ में 2 हैं, लसाना और पुंछ। तो 37 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनके साथ साथ ही जैसे आपको मालूम है कि सरपंच के भी चुनाव हैं और पंच के भी चुनाव हैं। इसका ब्यौरा हम आपको अभी दे देंगे। तो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू करते हैं। टोटल कैंडिडेट्स 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए जो फ्रे में हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए, वो हैं 299। इसमें मेल हैं 229 और फीमेल हैं 70। टोटल पोलिंग स्टेशन 5वें फेज़ के लिए हैं 2104। इसमें कश्मीर में हैं 1190 और जम्मू में हैं 914। टोटल इलेक्टोरेट मैंने पहले ही बताया आपको, और उसमें मेल हैं 4,33,285 और फीमेल हैं 3,94,234। सरपंच की इलेक्शन के लिए टोटल कल जो है वो हमारे पास जो जहाँ पर कंटेस्ट होगा वो है 58। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सियासत की और रोशनी की। दोनों का ताल्लुक बड़ा गहरा होता जा रहा है। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था, हम सोच रहे थे कि रोशनी को लेकर के याचिका 2014 में डाली गई है, तो लिहाजा ये टाइम होगा, इस टाइम पे रोशनी को लेकर के खुलासा किया गया है। लेकिन अब रोशनी के नाम पर सियासत हो रही है। पहले भाजपा के पास ये हथकंडा था, भाजपा ने जमकर आलोचना की थी, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बाकी दीगर जमातें हो, उनको रोशनी के नाम पर काफ़ी इस्तेमाल किया। यानी चुनाव प्रचार में बार बार ये कहा कि रोशनी को घोटाला है, रोशनी एक बड़ा घोटाला है, ये घोटाला नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर किया है। इतना ही नहीं, ये भी कह रहे थे कि रोशन करना था, मुल्क को रोशन करना था, रियासत को, यूटी को रोशन करना था, अपने घरों को रोशन किया गया। लेकिन रोशनी की आंच अब भारतीय जनता पार्टी तक भी पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरएस पठानिया, जो रामनगर से जीते हुए हैं, बार बार मैं ये कहता हूँ कि पहले वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में, 2019 में बीजेपी ने टिकट दी और बड़े मार्जिन से जीते। इससे पहले हंसते वहाँ पे हुआ करते थे, 1996 से वो लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन इस जीत के बाद
अब जब ये आरोप लगे हैं, हालांकि इन आरोपों को आरएस पठानिया ने सिरे से खारिज किया है और जिनने इल्ज़ामात लगाए हैं उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने का भी ऐलान जो है पूर्व विधायक ने किया है। पहले देखते हैं कि पठानिया ने किस तरीके से अपनी सफाई दी। मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स और बल्कि फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल अपोनेंट्स और उसके साथ साथ कुछ शरारती जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इनके साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के तहत आज एक अखबार में एक न्यूज कैरी की है, नमक मिर्च और मिसाला लगा के पूरा, और मुझे रोशनी स्कीम का बेनिफिशियरी बताया गया है। मैं पहले चरण में बता दूं आपको कि मैं और मेरा जो एग्जिस्टिंग अभी फैमिली ट्री है, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरी बहन और मैं, हम 4 लोगों के नाम 1 इंच भी रोशनी के तहत मुटेट की गई जमीन ना ही हमारे कब्जा में और ना ही हमारे नाम कोई इंतकाल या गिरदावरी ऐसी है। दूसरा, ये जो जिस तरीके से इसे सोशल मीडिया पे और बाकी चैनल्स पे वायरल करके एक कोशिश की जा रही है कल के चुनाव में एक नया न्यूज बनाने की, नया एक मुद्दा बनाने की, मैं बता दूं कि मैं मानहानि का मुकदमा 50 लाख रुपए क्लेम करने वाला हूं इन सभी शरारती लोगों से। और कृपया करके आप भी टिप्पणी करने से पहले सोच लें कि किसी फॉल्स, किसी फेक, किसी पेड न्यूज में उसको ट्रांसलेट या प्रोपेगेट करने का आप भी कहीं माध्यम ना बने। ये कम से कम फेक मीडिया हैंडल्स को भी मैं बता दूं जो एक फेक एक सोशल मीडिया आर्मी सुबह से लगी है ऐसे प्रमोट और प्रोजेक्ट करने पे। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 2000 हेक्टेयर से ऊपर एक जो जमीन मेरे ग्रैंडफादर ठाकुर जगदेव सिंह जी के नाम थी, और वो सारी की सारी जमीन कभी डिक्लेयर्ड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के तहत और फिर उसके बाद एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत अभी एक छोटी सी एक पीस ऑफ लैंड जो मेरे फादर के पास, मेरे पास वही है। अपने इस एमएलए शिप के कार्यकाल में 1 इंच जमीन, कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने उसको ऐड नहीं की, लेकिन इनको कोई इशू नहीं, मुद्दा नहीं, इनको कुछ मिल रहा बेचारों को, क्या करें। तो अब ये मिलकर एक साजिश और तमाशा कर रहे हैं, लेकिन डीडीसी खून और विशेषकर रामनगर और उधमपुर के लोग आने वाले डीडीसी चुनाव में इस शरारत, इस साजिश और इस मैं बोलूंगा ओछी हरकत और ओछी राजनीति का करारा जवाब देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका सुपड़ा साफ इससे ये बताता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग अपनी हार देख चुके हैं। अब दर्शकों, 36 का आंकड़ा, मैं बात कर रहा हूं पैंथर्स पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। रामनगर में इन दोनों सियासी जमातों के बीच 36 का आंकड़ा है और अब ये आंकड़ा सीधा सीधा हर्षदेव और उसके बीच में, आरएस पठानिया के बीच में, या यूं कहे हर्षदेव बनाम आरएस पठानिया हो गया। इससे पहले भी कई मर्तबा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के आरोप लगते रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सीधा टकराव सामने आ गया। कुछ रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पूर्व विधायक आरएस पठानिया हमले करवाते हैं उम्मीदवारों को। अब उन्होंने ये कहा है कि उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को इसके खिलाफ जांच करनी चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कहीं डिफेंड करने का प्रयास नहीं किया जाए। लीडर थे, उनके नाम जो है वो जो छुपा रहे थे डीडीसी की इलेक्शन में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर जो चंद्र प्रकाश गंगा है, बाली भक्त है, डॉक्टर निर्मल सिंह है, चाहे वो सत्य शर्मा है, आरएस पठानिया जो पूर्व विधायक रहे हैं रामनगर के, जिनके नाम 9 कनाल 15 मरले जो सरकारी जमीन है, स्टेट लैंड है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो है वो कई वर्षों से कब्जा किया हुआ है। आज हम भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या जे आरएस पठानिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ये कार्रवाई करेंगे। और हम एलजी प्रशासन से ये हम मांग करना चाहते हैं कि आरएस पठानिया के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पे एफआईआर लॉन्च की जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि कल मानवाधिकार दिवस है और मानवाधिकार को लेकर के जम्मू कश्मीर सुर्खियों में बना रहता था और कुछ ऐसे मानवाधिकार के फाइटर
जो हमेशा ही सुरक्षा बलों पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी या फिर वाल्मीकि समाज या गोरखा समाज की बात नहीं की। 70 सालों से लगातार ऐसा ही होता आ रहा था। लेकिन अब जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ, 35 रिपील हुआ, उसके बाद इन समाज के लोगों को, यानी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, उनको बड़ी राहत मिली। अब वो अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको मालिकाना हकूक मिले हैं, उनको कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल का दर्जा मिला है। तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, उनके लिए इस बार जो कल मानवाधिकार दिवस है बड़ा महत्व रखता है। हमने बात की, गोरखा बिरादरी के लोगों से बातचीत की। गोरखा बिरादरी लंबे समय से यहाँ पे बसे हुए हैं, राजा महाराजा के ज़माने से बसे हुए हैं। इस बिरादरी के साथ हो सकता है कि बाप के पास स्टेट सब्जेक्ट हो, बेटे को स्टेट सब्जेक्ट इशू ना किया जा रहा हो, इस तरह की तमाम दिक्कतें इनके सामने पेश आई थी। लेकिन आज उनका कहना है कि हमारे लिए ये जो दिवस है, मानवाधिकार दिवस, बड़ा मायने रखता है और इस बार हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। ह्यूमन राइट्स डे जो आ रहा है, हमें जो ये मानवाधिकार का जो ये था, हमें बड़ा ही सभी पार्टी आते थे, हमें आश्वासन देती थी, लेकिन हमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते थे और चले जाते थे। जब इलेक्शन आते थे, हाँ जी हम आपको ये करके देंगे। हमारी बिरादरी के साथ बहुत ही धोखाधड़ी करते थे और बहुत अफसोस होता था, और अपने राजनीतिक वोट बैंक लेके वो चले जाते। बाद में हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं देते थे। ये बहुत ही मानव अधिकार का हमें बहुत धक्का एक किस्म का लगा हुआ हमें गोरखा समाज को। अब जो ह्यूमन राइट्स आई से, लेकिन भाजपा सरकार आई, उसके बाद हमें जो 370 हटा, 35 हटा, उसके बाद हमें थोड़ा सा अधिकार मिला। हमारे बच्चों का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया है, अब हमें उम्मीद जागी हुई है और हमारे बच्चों को जो कि रोज़गार का अवसर मिला है। अब हम ये लगता है कि अब हमारे बच्चे कहीं मुकाम में पहुँचेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये आर्टिकल 370 और 35 ये हटाकर जो हमें पूरे अपने ह्यूमन राइट्स का अधिकार दिया है, और हम जो भी हर फील्ड में हमारे बच्चे जिस योग्य होंगे वो जा सकते हैं बगैर किसी झिझक के भी। जिसकी जैसी क्वालिफ़िकेशन होगी वो अपने पूरा उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अब हम ये जो आने वाला 10 तारीख है, हम इसको एक किसी त्यौहार की तरह मनाएंगे कि हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारे बच्चे, हमने तो जो दुख झेलना था झेल लिया, जो हमारी आने वाली नस्ल है उनको उनके योग्यता के मुताबिक जो है फर्स्ट जो भी जॉब है वो उनको मिलेगा। किसी भी लाइन में वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो मैं दोबारा एक बार मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने हमें आज ये अपना अधिकार प्रदान करके ये हमें अवसर दिया कि हम भी अब पूरी तरह से यहाँ के अपने आप को हम यहाँ का निवासी समझते हैं और बिल्कुल यहाँ से जुड़ा हुआ समझते हैं। दर्शकों, ये थी बात गोरखा समाज की। अब हम वाल्मीकि समाज की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर जब रियासत थी, रियासत में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल के चलते सरकार ने पंजाब से, गुरदासपुर, अमृतसर से इन सफाई कर्मचारियों को बुलाया था, जिसको हम वाल्मीकि समाज कहते हैं। इन सफाई कर्मचारियों को बुलाया था, इस प्रलोभन के साथ बुलाया था, इस आश्वासन के साथ बुलाया था कि जितने भी हकूक रियासती बशिंदों को मिलते हैं इतने ही आपको भी हकूक दिए जाएंगे। इनके बच्चे पढ़े लेकिन हायर स्टडी नहीं कर पाए, इनके लोगों को नौकरी मिली सफाई कर्मचारी, प्रमोशन जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन टैग उन पर सफाई कर्मचारी लगता था। इन्होंने भी बड़े दशकों तक इंतज़ार किया। इंतज़ार की घड़ियां उस दिन समाप्त हुई जिस दिन हाउस के अंदर यानी राज्यसभा में अमित शाह ने ये बिल लाया, और उसके बाद आज उनको पूरे राइट्स मिल रहे हैं। जो कभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में नहीं लड़ सकते थे, पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पंचायत के इलेक्शन को वोट नहीं कास्ट कर सकते थे, आज वो अपने हर वोट को कास्ट कर सकते हैं, अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं। देखिए 1957 में जे.एंड.के गवर्नमेंट द्वारा हमारे लोगों को यहाँ बुलाया गया था और सिर्फ सफाई की जॉब ही हमें प्रोवाइड की जाती थी, क्योंकि हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट ना होने की वजह से कोई राइट नहीं था। तो बड़ी लड़ाई लड़ी है हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि ये हमारी चौथी पीढ़ी है जो यहाँ
अभी आज के दौर की अगर बात करें तो चौथी पीढ़ी ने जन्म ले लिया है। वो आगे सफाई का काम करने को मजबूर थी, लेकिन 2019 में जो केंद्रीय शासन द्वारा ये जो इसको तोड़ा गया, धारा 370 को निरस्त किया गया और उससे वाल्मीकि समाज को काफ़ी लाभ मिला है। उसके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हुए हैं और फुली वो इस बार इंजॉय करने जा रहा है ह्यूमन राइट्स को। क्या कहेंगे जिससे अपने राइट के लिए स्टेटस इनको प्रोवाइड किया जाए इस वाल्मीकि समाज को कि ये अपनी तरक्की का रास्ता अपना सके। लेकिन हर बार हर गवर्नमेंट जो थी, जैसे कि मैंने पहले बोला, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, सिर्फ हमें टालने का काम किया गया और कहीं ना कहीं हमें दोजम दर्जे का नागरिक उन शासनों ने बना के रखा कि वाल्मीकि समाज सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर की ज़िंदगी ही जीने को मजबूर किया गया उसको, और सिर्फ सफाई कर्मचारी की ज़िंदगी तक ही हमें सहमत रखा। दर्शकों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के बारे में कौन नहीं जानता है कि कितनी पीड़ा उन्होंने झेली है। 1947 के बाद जो भी यहाँ पर बसा, जिसने लखनपुर पार नहीं किया, उसने कयामत की जिंदगी जी है और पाकिस्तान होने का टैग उन पे अक्सर लगा। ये स्टिग्मा था उनके लिए। हमने बात की लब्बाराम गांधी से, आइए बताते हैं। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल मानवाधिकार दिवस है और अब जो सबसे ज़्यादा खुद को महसूस कर रहे हैं कि जिनके मानवाधिकारों का हनन निरंतर 7 दशकों से होता रहा है, जिनको राहत मिली है, वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ साथ गोरखा बिरादरी, वाल्मीकि बिरादरी और बाकी दीगर जमातें भी थी जिनको राइट नहीं मिल रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ लब्बाराम गांधी हैं, जिन्होंने लंबी जद्दोजहद की और इतना संघर्ष किया कि ना जाने कितने प्रधानमंत्रियों से, कितने गृह मंत्रियों से वो मिले, लेकिन आज वो खुश हैं। इस बार पहली मरतबा वो जो ह्यूमन राइट डे होगा उसको मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पहली बार उनको लगेगा कि हमारे राइट जिंदा है और जो अधिकार उनको मिलने चाहिए वो मिल जाए। लब्बाराम गांधी, स्वागत है आपका। हाँ जी। आपको पहली बार इस चीज़ का एहसास होगा? बिल्कुल, बहुत एहसास हमें इस बारे में महसूस हो रहा है कि हम अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते थे। भारत के नागरिक तो थे, लेकिन सही मायने में हमें 7 डेकेड्स के बाद भी हमें पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था। और मैंने जब भी ये ह्यूमन राइट्स डे आता था तो हम लगातार यही चर्चा करते थे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि मैंने 2007 में यहाँ दिल्ली जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारा, वहाँ भी मैंने एक मेमोरेंडम दिया। जस्टिस AS आनंद थे, तो उन्होंने हमारी जो कथा थी, हमारी जो बातें थी, बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने उस पर गौर भी किया। लेकिन बाद में मेरे को 1 हफ्ता ही गुजरा था तो मेरे घर में लेटर आ गया कि हम इस मसले को टच नहीं कर सकते क्योंकि जम्मू में धारा 370 है। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात जैसे नेता करते थे तो मैंने कई नेताओं से भी यही कहा था, भाई अगर आप इसको सही मायने में अगर देखो तो ये एंगल जो है ये इंसानियत का एंगल है। आप इसको इस नज़रिए से देखो, ये नहीं देखो कि एक आदमी 70 सालों से जहाँ बैठा है, जहाँ मोनोपोली कुछ और है, वोटिंग बैंक है, तो हम इनको राइट्स नहीं देंगे। लेकिन हर एक ने क्या किया, बातें सुनी, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज तो हमारे बच्चे, बूढ़े, जितने भी नौजवान हैं, सारे के सारे खुश हैं। इस बार जो ह्यूमन राइट्स डे है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और खुशी महसूस करते हैं हमारे लोग। जी लब्बाराम जी, 5 अगस्त 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर और उसके बाद का जम्मू कश्मीर, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के हालत, क्या अंतर आपको लगता है? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि जो जीने की राह है वो हमें मिल गई है। 5 अगस्त 2019 को जब ये धारा 370 और 35 टूटी तो हमें वो एक आस बन गई कि जिसका हम संघर्ष कर रहे थे कि पता नहीं हमें जहाँ जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिलनी भी है या नहीं मिलनी है, जब वो मिल गई हमें तो मेरे ख्याल में हमारे जो दिन थे वो चेंज हो गए। जैसे अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ादी मिली ना पूरे हिंदुस्तान को, वैसे ही हमें एक आज़ादी मिली थी। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमारे लोगों ने मन में एक चीज़ ठानी है कि जब भी जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, जब भी 5 अगस्त आएगा हम उसको ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे जैसे 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशी क्या होगी। लब्बाराम जी, आपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस लड़ाई, इस संघर्ष की रहनुमाई आपने की है। जिस दिन ये फैसला लगा उस दिन आपको कितना फ़ख्र महसूस हुआ होगा? देखिए, बात आई वोटों की
पहले तो मैं आर्मी में था, उस समय तो वोटों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब घर आया तो मुझे भी उन्होंने मना कर दिया कि आप भी वोट नहीं डालोगे असेंबली में। तो फिर अब महसूस हुआ, और उसी शर्म को लेकर हमने एक मन में ठानी कि जब तक हमें राइट नहीं मिलेगा हम चुप करके नहीं बैठेंगे। और दिल्ली में धरना दिया, लगातार संघर्ष करते रहे। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, जितने भी होम मिनिस्टर आए, सभी से मुलाकातें की, और आज वो संघर्ष जो है वो हमारा रंग लाया है। तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया लबाराम खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार अपना जो मानवाधिकार दिवस है हर्षोल्लास के साथ मनाएं और फख्र से मनाएं, सीना चौड़ा करके मनाएं। बिल्कुल, मेरा संदेश है हमारे जितने भी भारतवासी हैं, हमारे जितने भी रिफ्यूजीज हैं, वो इस बार जो है अपने आप को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद समझे और जो ह्यूमन राइट्स डे है वो खुशी से मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम उनकी बात करेंगे जिनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जी, बात करूंगा डेली वेजर्स की। करीब 70,000 के करीब डेली वेजर्स हैं। इन डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी रोजगार नहीं देता है, सैलरी नहीं मिलती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यूटी बन चुकी है लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट इन पर लागू नहीं हुआ है। ये डेली वेजर्स के दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन उनके परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, SRO 43 का लाभ नहीं मिलता है। तो क्या इनके मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? कई कई साल हो जाते हैं इनको वेतन मिले हुए। ईद या फिर दीपावली पे इनको वेतन मिलता है, वो भी 1-2 महीने का। ये लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। आश्वासन जरूर मिला है इनको कि इलेक्शन के बाद हो जाएगा, लेकिन ये मानवाधिकार हनन के सीधे सीधे शिकार है। मैं सरकार से एक सवाल है मेरा कि क्या डेली वेजर का कोई ह्यूमन राइट्स है या नहीं, या डेली वेजर के जो परिवार हैं, जो बच्चे हैं, उनका ह्यूमन राइट्स है कि नहीं। देखिए, एक ह्यूमन राइट्स जो फंडामेंटल राइट जो कहा जाता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए। अगर जिसने सरकारी जॉब के अंदर एज ए कैजुअल लेबर नीड बेस्ड डेली वेजर 284 दिन एक फाइनेंशियल ईयर में और पूरे किए हैं, तो उसका एक एलिजिबल राइट बनता है कि उसको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन हम पिछले 26 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें रेगुलाइजेशन आज तक नहीं मिली। बड़ी सरकारें आई हैं, हर एक पार्टी, जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ जम्मू में हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सेलिब्रेशन आता है, दिवाली हो या कोई भी जितना भी आया, आज तक हमें कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो 10 तारीख को हमें क्या मिलेगा? आज तक भी जो है तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। कई जगह ऐसी हैं तो आज तक तनख्वाह तो मिली नहीं है। हम 20-22 साल से यही संघर्ष करते आए हैं, यही देखते आए हैं हमें कब सैलरी मिलेगी, हम अपना कब बच्चों को ये सेलिब्रेशन के लिए दिखाएंगे। हम नहीं चाहते हैं सड़कों पर आने के लिए, लेकिन मजबूरी के कारण हमने आने पड़ता है। हमारे बच्चे दर-बदर हो रहे हैं, स्कूलों से निकाल दिए गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं फीस भरने के लिए। अगर किसी के पास चले जाएं, दुकान के ऊपर चले जाएं, तो वो कहता है कि यार पैसे लाओ। दर्शकों, आज एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, लेकिन लोग कहते हैं दिन मनाओ, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, उसको साल भर याद रखो कि करप्शन ना करनी है, ना देनी है, ना होने देनी है। आज हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, जिनमें वकीला वकील भी थे और आम नागरिक भी थे। सबकी राय यही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं DNA में करप्शन जा चुकी है। नस नस में जब करप्शन जा चुकी है तो उसको वापस लाना कहीं ना कहीं कठिन होता है। इस कठिनाई के समय, इस संकट के समय में आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि साल भर हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पर विचार विमर्श करेंगे कि अपने काम के लिए ना किसी को रिश्वत देनी है और ना किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर करना है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। भ्रष्टाचार जो है ये और भी कई सेक्टर्स में है और अलग अलग रूपों में ये हमारे हिंदुस्तान में ये भ्रष्टाचार है। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि मैं कई बार सोचता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर हो सकता है कि इससे बचाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का जो अंदर का भ्रष्टाचार है, एक तो वो सरकारी विभागों को रिश्वत देते हैं, वो अलग बात है। जो उनके अंदर जो लीकेज होती है, जो सामान चोरी होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, वो भी एक बहुत बड़ा है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर जैसे छोटी दुकानें हैं, बड़े जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं,
सब में भ्रष्टाचार होता है। और कई बार हमारे जो ये इनके कारपोरेट्स या मालिक होते हैं दुकानों के, वो आंखें बंद कर लेते हैं, भ्रष्टाचार को वो देखते नहीं हैं। तो आपको अगर हम लोगों को इस भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले जो है हमारे जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें सुधार करना होगा। चुनाव प्रक्रिया से सुधार होगा तो हमारे एमएलए, एमपी, मंत्री जो हैं वो ईमानदार कैटेगरी से आना शुरू होंगे। अगर उसके बाद जो इंडिविजुअल है, जैसे मैं, आप और जितने भी हैं, उनको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने से रोकना होगा। वो किस तरह से कि अगर आपसे कोई पैसे मांगता है किसी काम के लिए तो आपको थोड़ा सा रजिस्ट करना है। थोड़ा सा रजिस्ट करेंगे तो पैसे मांगने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। ये तो है नहीं कि ज़बरदस्ती आपकी जेब से पैसे निकाल लेगा। थोड़ा सा रजिस्ट कीजिए। इतनी ही रजिस्टेंस शो करने से भ्रष्टाचार धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम हमारी चुनाव प्रक्रिया में सुधार ले आएँ, मैंने कई बार चुनाव आयोग को इस बारे में कई सुझाव दिए हैं। अगर वो कहीं पर फंसी हुई है कानूनी दाव पेचों में तो उसको लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसकी एज में तो उसको मिलती नहीं वो चीज़। आप अब लैंड का कोई डिस्प्यूट देख लीजिए, 15-15, 20-20 साल तक वो बंदा केस ही लड़ता रहेगा। एजेंसीज़ में देख लीजिए, किसी का कोई जान पहचान का तो उसका वहाँ लिंक निकला। एजेंसीज़ में तो किसी को जाना अलाउड ही नहीं होना चाहिए, उनकी अंदर ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनको बाहर मिलना ही, जितने भी ऑफिसर हैं इनको किसी के साथ मिलने ही नहीं देना चाहिए ताकि वो किसी से इन्वॉल्व ना हो सके। फिर वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। ये जो माफिया टाइप के लोग हैं ये लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने साथ। अगर वो आदमी रिश्वत नहीं खाता होगा तो उसकी बीवी के लिंक्स होंगे किसी ना किसी के साथ, उसका कहीं रिलेशंस होंगे। वो लेडीज़ के रिलेशन से ही उनके काम निकलते हैं अगर कोई आदमी करप्ट नहीं है तो करप्शन जो है वो J&K का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं बचपन से आज तक देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है आज तक बढ़ता ही जा रहा है हमारे J&K में खासकर। मैं बाहर बहुत घुमा हूँ पर ऐसी करप्शन मैंने कभी कहीं नहीं देखी। और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं इसके लिए कभी भी काम नहीं करती हैं, चाहे वो पहले ले लो चाहे वो आज ले लो। आज भी ज़्यादा ही करप्शन बढ़ी है। दर्शकों, लास्ट में जाते जाते हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आज ही हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 के महायोद्धाओं को सबसे पहले दवा मिलेगी। जब दवा बनेगी उसमें सबसे पहले जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या बाकी दीगर हैं, उनको सबसे पहले दवा वैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद पैरामेडिकल जो दूसरे हैं फोर्सेस हैं उनको दी जाएगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमों को दी जाएगी। और उसके बाद मैं कोविड-19 की दवा की बात कर रहा हूँ। ये महायोद्धा हैं, हमने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, दीप भी जलाए। लेकिन आज हमने देखा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया हुआ था। उस पेशेंट को हॉस्पिटल में 1 घंटे तक, कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उसकी एडमिशन नहीं हो रही थी। हम जिन महायोद्धाओं की तारीफ़ करते हैं, बार बार हम ये भी कहते हैं कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेशे की बदनामी करवाते हैं और अपनी फर्टिलिटी की भी बदनामी करवाते हैं। देखिए दृश्य। कोई उधर रखा है क्या यार, उधर जा तू यार। की फाइल पे साफ तौर पे लिखा है कोविड पॉजिटिव। ये पेशेंट आया है BN हॉस्पिटल से, जहां GMC मेडिकल कॉलेज में। ये इमरजेंसी के बाहर हम देख रहे हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। सिर्फ इस एम्बुलेंस में एक अटेंडेंट है और एक ड्राइवर है। तो इससे ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि GMC का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोविड को लेकर कितना सीरियस है, जहाँ तो सीरियसनेस कोई इनकी नज़र नहीं आती। एक इन्होंने SOP भी पिछले दिनों में बनाई थी कि कोविड पॉजिटिव केस कोई भी आएगा उसको हैंडल करने के लिए अलग से टीम होगी। जैसे ही एम्बुलेंस जहाँ पे आएगी, होना तो ये चाहिए था कि एम्बुलेंस में ही वो टीम हो। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।